यूरोप के दो देशों में आग बरस रही है। फायर क्लाउड सबसे मशहूर वाइन कंट्री को राख में बदल चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो किसी हॉलीवुड डिजास्टर फिल्म की नहीं है। ये सब इस वक्त यूरोप में हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से फ्रांस का गिरोंद इलाका आग की जद में है। आग की वजह से यहाँ करीब 2,60,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। 2,84,000 एकड़ जमीन अब तक जल चुकी है। सीमा पार स्पेन का भी हाल कुछ ऐसा ही है। फायर क्लाउड की वजह से आग फ्रांस और स्पेन की सीमा पार करके अब इटली भी पहुंचने लगी है। आग लगी कैसे, कितनी तबाही हुई और ये शांत कैसे होगी, इन सब पर बात करेंगे। बात फायर क्लाउड की भी होगी जो मॉनसून के बादलों की तरह फ्रांस में छाए हुए हैं, लेकिन इनसे बारिश नहीं, आग बरस रही है। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले नक्शा देखिए। यह है यूरोप। इसके पश्चिमी हिस्से में है फ्रांस और उसके ठीक दक्षिणी में है स्पेन। दोनों देशों के बीच पिरेनीज पहाड़ियों के साथ साथ एक लंबी जमीनी सीमा है। आज की हमारी कहानी इसी नक्शे के दो हिस्सों में घटती है। पहला, दक्षिणी पश्चिम फ्रांस का गिरोंद इलाका जहां बसा है मशहूर शहर बोर्दो, और दूसरा स्पेन की राजधानी मैड्रिड के आसपास का इलाका। बोर्दो शहर में लगभग 10,000 लोग रहते हैं, लेकिन बोर्दो की पहचान उसकी आबादी से नहीं बल्कि उसकी वाइन से है। दुनिया की सबसे मशहूर और महंगी वाइन यहीं से आती हैं। यहाँ के अंगूरों से ही ये तैयार होती हैं। बोर्दो के आसपास फैले अंगूर के बाग इसे दुनिया की वाइन कैपिटल बना चुके हैं। लेकिन इस शहर के चारों ओर फैला गिरोंद विभाग एक और वजह से भी जाना जाता है। यहाँ दूर दूर तक चीड़ यानी पाइन के घने जंगल फैले हुए हैं। इन जंगलों को दशकों पहले लकड़ी और पेपर इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया था, लेकिन आज यही जंगल सूखी लकड़ियों और पेड़ों की वजह से ऐसे बारूद की तरह खड़े हैं जिन्हें बस एक चिंगारी का इंतजार है। आग की शुरुआत 21 जुलाई को हुई। जगह थी फ्रांस का गिरोंद क्षेत्र जो बोर्दो के आसपास पड़ता है। उस वक्त पूरा इलाका भीषण हीट वेव की चपेट में था। तेज गर्मी और सूखे चीड़ के जंगलों ने आग को ऐसा ईंधन दिया कि देखते ही देखते लपटें कई किलोमीटर तक फैल गई। 24 जुलाई तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ये फ्रांस के इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट यानी निकासी अभियान बन गया। अब ये ग्राफ देखिए। यहाँ साफ दिख रहा है कि हर दिन के साथ घर छोड़ने पर मजबूर लोगों की संख्या कैसे बढ़ती चली गई। 24 जुलाई तक करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका था। 25 जुलाई तक ये संख्या 2,20,000 के पार पहुंच गई और फिर 26 जुलाई को फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने बताया कि अब तक 2,60,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकाला जा चुका है। यानी एक ही दिन में आंकड़ा 40,000 ज्यादा बढ़ गया। बोर्दो के पास एक छोटा सा कस्बा है हेले पोर्ज। करीब 3500 लोगों की आबादी वाले इस इलाके को आग ने लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कई घर जलकर सिर्फ दीवारों और चिमनियों तक सिमट गए हैं। जहां कभी बस्तियां थी वहां अब सिर्फ राख और मलबा बचा है। एक समय ऐसा आया जब दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में एक साथ लगभग 30 अलग अलग जगहों पर आग धधक रही थी। फ्रांस के गिरोंद क्षेत्र में ही करीब 2,60,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। अब ये नक्शा देखिए। लाल रंग से दिखाए गए इलाकों में इस समय आग फैली हुई है। ये एक ही बड़ी आग नहीं है बल्कि कई अलग अलग जगहों पर लगी आग का एक बिखरा हुआ नेटवर्क है। पूरे फ्रांस में अब तक लगभग 1150 वर्ग किलोमीटर का इलाका जल चुका है। अगर तुलना करें तो बेंगलुरु शहर से भी बड़ा इलाका फ्रांस में जलकर खाक हो चुका है। अब चलते हैं स्पेन। फ्रांस की आग से यूरोप निपट ही रहा था कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के पश्चिम में 2 बड़ी जंगल की आग भड़क उठी, एक अविला प्रांत में और दूसरी नावास डेल रे के पास। 25 जुलाई तक इन दोनों आग को मिलाकर करीब 25,000 हेक्टेयर जमीन को राख बना दिया था। इस दौरान लगभग 90,000 लोगों को या तो अपना घर खाली करने पड़े या फिर सुरक्षा कारणों से घर के भीतर ही रहने का आदेश दिया गया। ये दोनों आग करीब 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में डर इस बात का था कि अगर ये दोनों आग एक दूसरे से मिल गई तो इस मेगा फायर को बुझा पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब तक आग की वजह से स्पेन में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं 1,16,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। सिर्फ मैड्रिड और अविला के आसपास के इलाके में 45,000 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के मुताबिक इस साल अब तक 3 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन आग की भेंट चढ़ चुकी है। अब सवाल है कि इतनी बड़ी आग से निपटा कैसे जा रहा है।
फ्रांस के गिरोह में 2500 दमकल कर्मी, 1500 सैनिक और 1200 पुलिसकर्मी तैनात हैं। मदद के लिए स्विट्जरलैंड की फायर फाइटिंग टीम भी बुलाई गई है। वहीं स्पेन में अपनी पूरी मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट को सक्रिय कर दिया है। क्षेत्रीय फायर सर्विसेज भी लगातार मोर्चे पर डटी हुई हैं। आसमान से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कैनाडेयर नाम के स्पेशल वाटर बॉम्बिंग प्लेन लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये विमान झीलों और समुद्र से पानी भरते हैं और सीधे आग की लपटों पर गिराते हैं। अमेरिका की तरह यूरोप में भी प्लेन्स फायर रिटार्डेंट नाम का एक खास केमिकल मिक्सचर छिड़क रहे हैं। इसमें आमतौर पर अमोनियम फॉस्फेट होता है और इसका रंग लाल या गुलाबी होता है। ये केमिकल आग को सीधे नहीं बुझाता, बल्कि पेड़ पौधों और झाड़ियों पर एक परत बना देता है, जिससे आग को आगे बढ़ने के लिए ईंधन या ऑक्सीजन कम मिलता है। इससे आग की रफ्तार धीमे पड़ती है और जमीन पर मौजूद दमकल कर्मियों को उसे काबू करने का थोड़ा समय मिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये आग इतनी तेजी से फैल क्यों रही है? इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं, एक एक करके देखते हैं। पहली वजह, भीषण हीट वेव। इस महीने फ्रांस और स्पेन के कई इलाकों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। इतनी ज्यादा गर्मी ने मिट्टी, घास, पेड़ पौधों की नमी बहुत तेजी से सोख ली। इससे पूरे जंगल आग के लिए सूखे ईंधन जैसे बन गए। दूसरी वजह है जंगलों की बनावट। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में मौजूद चीड़ के ये जंगल नेचुरल नहीं है। इन्हें दशकों पहले लकड़ी की इंडस्ट्री की जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर लगाया गया था। यानी यहाँ एक ही तरह के पेड़ एक के बाद एक कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ऐसे जंगलों को मोनोकल्चर फॉरेस्ट कहा जाता है। दिक्कत यह है कि नेचुरल फॉरेस्ट में पेड़ों के बीच जो खाली जगह या फायर ब्रेक होते हैं वो मैनमेड जंगलों में न के बराबर है। इसलिए आग की लपटें लगातार आगे बढ़ती जाती हैं। तीसरी वजह है बदलती हुई हवाएं। अधिकारियों के मुताबिक यहाँ हवा की दिशा बार बार बदल रही है। इस वजह से कई बार अचानक से किसी जगह से लोगों को रातों रात निकालना पड़ता है, क्योंकि पहले से इसकी कोई वार्निंग नहीं होती। चौथी वजह यह है कि अब आग खुद अपना एक मौसम बना रही है। आग इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है कि उसकी गर्मी से ऊपर उठती हवा अपने आसपास की हवा को भी खींचने लगती है। इससे आग के आसपास की तेज हवा लपटों को और तेजी से फैलाती है। इस फिनोमिना को पायरोक्यूम्युलोनिम्बस या फिर फायर क्लाउड कहा जाता है। इसे आसान भाषा में बताते हैं। जब जंगल की आग तेजी से भड़कने लगती है तो उसके ठीक ऊपर की गर्म हवा और तेजी से ऊपर उठने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिमनी से धुआं ऊपर उठता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ ये प्रक्रिया कई किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। जैसे जैसे ये तपती हुई हवा एटमॉस्फेयर की ठंडी परतों तक पहुंचती है, उसमें मौजूद नमी इकट्ठा होकर बादल बनने लगती है। दिखने में ये बादल बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे मानसून से पहले आसमान में गरज वाले बादल दिखते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क होता है। ये बादल मौसम की वजह से नहीं बल्कि आग की वजह से बनते हैं। अब तक ऐसे बादल ज्वालामुखियों के विस्फोट के दौरान या फिर ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका की सबसे भीषण जंगलों की आग में ही देखे गए थे। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रीय फायर फाइटर्स फाउंडेशन के मुताबिक बोर्डो के ऊपर पहली बार ऐसे फायर क्लाउड्स देखे जा रहे हैं। ये बादल सिर्फ आग के ऊपर तैरते नहीं हैं, बल्कि आग को और ज्यादा ताकत देते हैं। सबसे पहले ये अपनी खुद की तेज और अनप्रेडिक्टेबल हवाएं पैदा करते हैं। ये हवाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि कुछ ही मिनटों में आग की दिशा बदल जाए। यही वजह है कि अधिकारियों को बार बार बिना किसी चेतावनी के लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना पड़ रहा है या उनके घरों से दूर करना पड़ रहा है। इसके अलावा ये बादल खुद बिजली भी बना सकते हैं। इसे पायरोजेनिक लाइटनिंग कहा जाता है। अगर ये बिजली कहीं दूर गिरती है तो वहां भी जंगलों की आग भड़क जाती है। ये बादल स्पॉटिंग प्रोसेस को भी और तेज कर देते हैं। इनमें आग की वजह से जलते हुए छोटे छोटे अंगारे तेज हवाओं के सहारे आग से कई किलोमीटर आगे तक जाते हैं। फिर ये अंगारे जहां जहां गिरते हैं वहां नई आग भड़क उठती है। इससे आग को कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बढ़ते अंगारे के साथ नई जगह पर आग लग रही होती है। यानी खतरा बड़ा है और इसी को देखते हुए दोनों देशों की सरकारें इमरजेंसी मोड में आ चुकी हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो ने हालात की समीक्षा के लिए इमरजेंसी क्राइसिस कैबिनेट बैठक बुलाई। मकसद था पूरे देश की एजेंसियों के बीच तालमेल बनाकर राहत और बचाव अभियान को तेज करना। गिरोन क्षेत्र में हजारों एडिशनल दमकल कर्मियों, सैनिकों और फायर फाइटिंग विमानों को तैनात किया गया। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज खुद मैड्रिड और वेलेंसिया के आग प्रभावित इलाकों में पहुंचे और आग का जायजा लिया। देश में नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। राहत और बचाव अभियान की कमान मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट को सौंप दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आग अभी और फैलेगी और क्या इसे काबू में लाया जा सकता है? फिलहाल इसका जवाब आसान नहीं है। जब तक फायर क्लाउड बना रहेगा तब तक ये आग सिर्फ जंगल नहीं जलाएगी, बल्कि इसे और भड़काती रहेगी। सबसे बड़ी चिंता आने वाले दिनों की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते से एक नई हीट वेव दस्तक देने वाली है।
तापमान फिर से 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो पहले से सूखे जंगलों में आग भड़कने का खतरा बढ़ जाएगा। तो क्या आग यूरोप के बाकी हिस्सों में भी फैल सकती है? इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जानकारों से समझते हैं। पहली बात यह है कि ये साल सुपर एल नीनो का साल है, जिसके कारण यूरोप में बहुत तेजी से तापमान बढ़ी है। ग्लोबली भी ये साल माना जाता है कि इस साल को सबसे ज़्यादा तापमान वाला साल शायद रिकॉर्ड होगा। सो दिस विल बी द ईयर ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड, ये माना जा रहा है एल नीनो के कारण। और जो फॉरेस्ट फायर जो आज के दिन में आप स्पेन और फ्रांस में देखना है, ये मल्टीपल कारणों से है। अब पहली बात यह है कि तापमान बढ़ा हुआ है, दूसरा ये है कि सूखा है वहाँ पे अभी के समय, तीसरा ये है कि तापमान और सूखे के कारण जो बायोमास अवेलेबिलिटी है फॉरेस्ट में वो बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटी सी फायर नहीं है, हम बात कर रहे हैं 2 लाख 3 लाख हेक्टेयर एरिया में जो कि ये फायर है। और ये फायर एक तरह से जब होती है इतने बड़े एरिया में तो इनका अपना एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, इनकी अपनी एक इकोसिस्टम बन जाती है, जिसको अभी आप फायर स्टॉर्म कह रहे हैं। तो ये एक बहुत भयावह तरह से ये आग बढ़ते जा रही है और इसको रोकना आसान नहीं है। जब आप अगर 30 हेक्टेयर 50 हेक्टेयर का भी फायर रोकना दिक्कत होता है हमारे देश में, जैसे कि आप देखेंगे तो उत्तराखंड में काफ़ी फॉरेस्ट फायर होते हैं, लेकिन अभी के समय छोटे छोटे एरिया में हो रहे हैं। ये अगर आप लाखों हेक्टेयर में फॉरेस्ट फायर होता है तो फिर उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट है। फिर आप वेट करते हैं कि बारिश आए और मैसिव रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है उन फायर को रोकने के लिए। तो इसका कोई उपाय नहीं है और ये बढ़ते जाएगा। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये वहाँ भी बढ़ेगा और हमारे देश में भी बढ़ेगा। मैं बहुत सरप्राइज नहीं हूँ कि ये जो फायर जो अभी जो आप देख रहे हैं, एक तरह से मैड्रिड जो शहर है स्पेन का, उसके बॉर्डर पे पहुँच चुका है। और फ्रांस में बोर्डो करके जो शहर है जो वाइन के लिए बहुत फेमस है, फ्रेंच वाइन के लिए बहुत फेमस है बोर्डो, वहाँ भी पहुँच चुका है फायर। तो ये मैसिव स्केल में होगा और यूरोप को सीखने की ज़रूरत है। इस बार लंदन में, जब मैं लंदन में था, जब वहाँ हीट वेव आया था लंदन में, तो वो एकदम प्रिपेयर्ड नहीं है। हम प्रिपेयर्ड हैं हमारे देश में, क्योंकि गर्मी हमारी क्लाइमेट का पार्ट है। 40 डिग्री 45 डिग्री भारत में नॉर्मली होता है, यूरोप में 30-35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। अगर वहाँ तापमान 40 डिग्री हो जाए तो रहना दुश्वार हो जाता है। तो लंदन में 40 डिग्री में भी रोड पे बाहर चलना मुश्किल था। तो ये बढ़ेगा और यूरोप को रियलाइज करना पड़ेगा कि हीट वेव का इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। यूरोप की आग से जुड़े बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियां। लगातार 13 दिन तक चले हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बीते 2 दिन से शांति है। 25 और 26 जुलाई को दोनों तरफ से किसी भी हमले की रिपोर्ट नहीं है। इस पर अमेरिका का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप डिप्लोमेसी यानी बातचीत को समय देना चाहते हैं, लेकिन 2 दिन पहले तक ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की धमकी दे रहे थे, तो उनका मन अचानक से कैसे बदल गया? इस पर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रंप के सलाहकारों और मिलिट्री लीडर्स ने उन्हें ऐसा करने से रोका, यानी उन्हें हमला करने से रोका। एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पिछले हफ्ते तक ईरान पर हमला बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने सलाह दी कि ईरान पर हमला जारी रखने का अभी कोई फायदा नहीं होगा। सभी टारगेट्स पहले से ही पूरे हो चुके हैं। ईरान की जहाजों पर हमला करने की क्षमता काफी कमजोर कर दी गई है। ऐसे में अब हमला करना ही है तो उन 20% टारगेट्स पर करना होगा जो फरवरी में तय किए गए थे, लेकिन इससे जंग का दायरा काफी बढ़ जाएगा। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से कम हो रहे हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने निजी तौर पर ट्रंप को चेतावनी दी कि जंग बढ़ी तो पेट्रियट एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर्स और दूसरे एयर डिफेंस हथियार बेहद कम हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमला रोकने का आदेश दिया। हालांकि ट्रंप ने हथियारों की कमी की खबरों को खारिज कर दिया है। इन सबके बीच हमले रुकने की वजह से तेल की कीमतें वापस गिरने लगी हैं। 27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत 5% तक कम हो गई। अगली खबर,
भारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव शुरू हो गए हैं। कुल 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 27 जुलाई को पहले चरण में मीरपुर डिवीजन में वोटिंग हो रही है। इसके बाद 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और तीसरे चरण में पुंछ डिवीजन में वोटिंग होगी 10 अगस्त को। शरणार्थियों के लिए आरक्षित उन 12 सीटों पर भी चुनाव होगा, जिसे लेकर पीओजेके में प्रदर्शन चल रहे हैं। खासकर पुंछ और मुजफ्फराबाद में सबसे ज्यादा तनाव बना हुआ है। विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने चुनावों का बहिष्कार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI भी इसमें हिस्सा नहीं ले रही है। कई जगहों पर अभी भी प्रदर्शन चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावे हैं कि स्थानीय लोगों ने चुनाव का विरोध किया है और वोट नहीं देने जा रहे हैं। प्रदर्शनों को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। इलाके में 2100 से अधिक सेना के जवान और 14,000 पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए गए हैं। अगली खबर, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक शख्स ने प्राइड परेड के दौरान भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। इसमें एक महिला की मौत हो गई और 29 लोग घायल हुए हैं। घटना 25 जुलाई की रात की है। बर्लिन के टियर गार्डन पार्क के पास यूरोप का एनुअल LGBTQ सेलिब्रेशन क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे मनाया जा रहा था। तभी कथित तौर पर 21 साल के अब्दुल बालोट नाम के युवक ने एक मिनी वैन से भीड़ को कुचलने की कोशिश की। आरोप है कि इसके बाद युवक ने धारदार हथियार से कुछ लोगों पर हमला भी किया। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिएंट ने इसे इस्लामिक आतंकी हमला बताया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाया। 24 घंटे के अंदर उसे ढूंढ भी लिया, लेकिन पुलिस के मुताबिक जब वो उसे पकड़ने गई तो आरोपी ने चाकू से हमला करने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें आरोपी मारा गया। पता चला है कि आरोपी लेबनान में रह चुका है, जहां उसने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से संपर्क बनाया था। पिछले साल नवंबर में वो जर्मनी आया था, जहां एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उसे पैरोल पर रखा गया था। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दिल लंटॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।